हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तुम्हारा ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका पार्ट नंबर 7 है। अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर वाला टॉपिक था कि किस तरह से हम लोग एक फिजिकल स्टेट से सब्सटेंस को दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज करते हैं, वो पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने दो तरीके देखे थे कि हम लोग टेम्परेचर का चेंज करके भी सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा प्रेशर को चेंज करके भी हम सब्सटेंस की स्टेट को बदल सकते हैं। जहाँ पे फर्स्ट वाला टॉपिक जो था कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, उसको कवर कराया गया था। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर वाले टॉपिक में आप लोगों ने टोटल 5 प्रोसेस पढ़े थे, लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, है ना, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन। वो बहुत बेसिक से प्रोसेस थे। इसी तरह से डीसब्लिमेशन भी होता है, ठीक है। डीसब्लिमेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके बारे में आगे जब आपको पढ़ाऊंगा ना, बाय चेंजिंग द प्रेशर वाला मेथड, उसके अंदर डीसब्लिमेशन भी इंटरनली अपना आप आ जाएगा वहाँ पे, जब हम सॉलिड CO2 की यानी ड्राई आइस की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो दूसरा मेथड है स्टेट चेंज करने का, कि सब्सटेंस को उसकी एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कैसे लेके आते हैं, दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग द प्रेशर, यानी कि हम उसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं, तब भी उस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो सकती है। भाई देखो, ये पिस्टन है, यहाँ पे लगा हुआ एक सिलेंडर है, ऊपर से पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं, या सपोज लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, कुछ भी मान लो, फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि गैस के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे भरे हुए। ठीक है, तो ये गैस के पार्टिकल्स थे हमारे पास। हमने धीरे धीरे क्या करा, हमने पिस्टन को नीचे की तरफ ऊपर से कंप्रेस करना स्टार्ट करा, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम हो जाएगी। हमने और कंप्रेस करा तो स्पेस और कम हो गई। तो हुआ क्या, फाइनली ये जो हमारे पास सब्सटेंस था, गैस स्टेट से कैसे स्टेट में चेंज हो गया, लिक्विफाई हो गया, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। क्योंकि प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो पास पास आ गए, उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था वो कम हो गया। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया तो उसकी स्टेट गैस से क्या हो गई, लिक्विड हो गई। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली होती है कि भाई जब आप ऊपर से पिस्टन से प्रेशर लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि जब पार्टिकल्स यहाँ पे पास पास आके बैठेंगे, तो जब पार्टिकल्स पास पास आके बैठेंगे तो कॉलिजन ज़्यादा होगा, उनके बीच में टक्कर ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया हो, साइकिल में हवा भरने वाला जो पंप होता है, तो वो भी कुछ इस तरह का ही होता है। तो जो ऊपर से आप लोग कंप्रेस करते हो उसको पिस्टन को, तो वो पंप गर्म हो जाता है नीचे से, है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ता है यहाँ पे, जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ लेके आते हैं, कि आप यहाँ पे प्रेशर को तो इंक्रीज कर ही रहे हो, तो प्रेशर को तो इंक्रीज कर रहे हो, साथ में आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी उस चीज़ को साथ के साथ ठंडा भी करना पड़ेगा। तो प्रेशर को इंक्रीज करते रहिए और जो हीट जनरेट होगी उस हीट को वहाँ से बाहर निकालते रहिए, सो दैट टेम्परेचर वापस क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो अगर ये दो चीज़ें एक साथ की जाती हैं, प्रेशर इंक्रीज करके टेम्परेचर डिक्रीज करके, हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आगे NCERT में, वो भी कराऊंगा। तो ध्यान रखना, अगर गैसेस को लिक्विफाई करना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, यू कैन increase the pressure and decrease the temperature and finally the gas will be converted into a liquid state। एग्जाम्पल देख लो, हमारी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है LPG, इसको सिलेंडर्स के अंदर फिल करके हम लोग अपने घरों में या फिर बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को प्रेशर बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे सिलेंडर के ऊपर, तो प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, और फाइनली वो गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो चुकी होती है। तो LPG को भी हम लोग इसी तरह से कंप्रेस करके उसकी स्टेट चेंज कर देते हैं। इसके अलावा जो अमोनिया गैस होती है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। तो अमोनिया का फार्मूला अगर कोई पूछे तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ठीक है, तो ये अमोनिया गैस का फार्मूला है। तो NH3 हमारे पास फॉर्मूला है, थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए हम लोगों के पास, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आप क्या कर सकते हो, प्रेशर को बढ़ा सकते हो और टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हो। तो प्रेशर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, तो हमारी गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दो एग्जाम्पल तो हमारे पास ये हो गए प्रेशर को इंक्रीज करने वाले। इसके अलावा क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमारे पास यहाँ पे है, वो है सॉलिड CO2 वाला। मतलब फिलहाल हमारे पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठंडा करना स्टार्ट किया काफ़ी लो टेम्परेचर पे, बहुत कम टेम्परेचर उसका ले गए, हमने माइनस में टेम्परेचर उसका ले गए, तो ठंडा करते गए और धीरे धीरे उस पर प्रेशर बढ़ाते गए। तो देख लो क्या हो रहा है, प्रेशर का इंक्रीमेंट हो रहा है और साथ में टेम्परेचर को डिक्रीज़ किए जा रहे हो लगातार, माइनस तक में ले जाते हैं टेम्परेचर। तो जब नेगेटिव टेम्परेचर यानी उसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया, यानी टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया है एंड प्रेशर को आपने इंक्रीज़ किया है, इन दैट केस वो क्या होता है, कि गैस स्टेट से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सीधा सॉलिड स्टेट में आ जाती है।
है ना। तो गैस स्टेट को जंप करके सीधा सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस आ रहा है, लिक्विड में पास आउट नहीं हुआ, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो डी सब्लिमेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी इंटरनली क्या हो गया, डी सब्लिमेशन हो गया। तो ये डी सब्लिमेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से सॉलिड CO2 का बन जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेम्परेचर कम करते गए और उस पर प्रेशर को आप बढ़ाते गए, तो फाइनली क्या हुआ कि डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो गई, सॉलिड CO2। और इस सॉलिड CO2 को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, सूखी बर्फ बोलते हैं। नॉर्मल आइस नहीं है, वाटर वाली जो आइस होती है। सपोज वाटर वाली आइस का एक पीस अपने हाथ पे रखना और एक ड्राई आइस का पीस अपने हैंड पे रखना, तो आप देखोगे कि अपने हैंड पे क्या किसी टेबल पे रख देना, बल्कि क्योंकि हैंड पे तो बहुत दिक्कत हो सकती है ड्राई आइस से, तो अपने टेबल पे रख दिया ड्राई आइस का पीस और एक नॉर्मल आइस का पीस रख दिया। तो थोड़ी देर के बाद जो नॉर्मल पानी वाली आइस थी वो पिघल जाएगी और वहाँ पे वाटर हो जाएगा टेबल पे। जबकि ड्राई आइस के केस में ऐसा नहीं होगा, ड्राई आइस थोड़ी देर के बाद सीधी CO2 बन के एनवायरनमेंट में उड़ जाएगी, वहाँ पे कोई भी ट्रेसेस नहीं बचेंगे उस चीज़ के। अच्छा, दिखने में कैसी होती है ड्राई आइस, देख लो ज़रा, इस तरह की होती है, इस तरह से धुआं निकलता रहता है इस आइस में से। तो ये आइस को ग्लव्स पहन के ट्रीट करते हैं। अगर बिना ग्लव्स के ट्रीट करोगे तो आपकी स्किन भी बाहर आ सकती है निकल के, तो बहुत ज़्यादा ये मतलब ऐसे मान लो कि हाथ जल जाएंगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हाथ हमेशा किसी आग से ही जलें। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो उस सिचुएशन में भी आपके हाथ जल जाते हैं, आपकी स्किन चिपक जाएगी इस ड्राई आइस से अगर इसको डायरेक्टली आप ट्रीट करोगे। तो कुछ इस तरह के क्रिस्टल्स या इस तरह की होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस कुछ और नहीं है, सॉलिड स्टेट में जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड चली गई तो उसको ही आपने क्या बोला, ड्राई आइस बोला है। तो ड्राई आइस नथिंग बट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे ही ओपनली छोड़ दिया तो क्या होता है कि ये सॉलिड CO2 वापस सीधी CO2 बन के एनवायरनमेंट में चली जाएगी। इसलिए इसको कंटेनर के अंदर बंद करके रखते हैं हम लोग। तो बेसिक सी बात समझ में आ रही है आपको ड्राई आइस की। इस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको देखेगा काफ़ी बार रिपीट किया जाता है स्कूल्स वगैरह में भी, कि सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ आइस क्यों नहीं बोला, ड्राई वर्ड क्यों लगाया। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लिक्विड स्टेट कभी आनी नहीं है। आप इस ड्राई आइस के पीस को जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया था, इसको आप किसी टेबल पे कहीं पर भी रखोगे तो लिक्विड नहीं बनेगा, पानी नहीं छोड़ के जाएगा ये अपनी जगह पे। जब वाटर के ट्रेस छोड़ के नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली बात है कैसी हुई, ड्राई आइस हुई नहीं हुई। तो किस तरह से इसको आंसर करोगे, solid CO2 directly changes into CO2 gas and does not melt to produce a liquid। solid CO2 को अगर ओपनली छोड़ दोगे तो डायरेक्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, और पिघल के वो लिक्विड जो ऑर्डिनरी आइस बनाता है लिक्विड, उस तरह का कोई लिक्विड प्रोड्यूस नहीं करती है। दैट्स वाई वी से दैट कि ये ड्राई आइस होती है। बात समझ में आ गई ना। तो सॉलिड CO2 को इस वजह से ड्राई आइस बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रख लेना कि जब सॉलिड CO2 को ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ा तो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गई विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड में नहीं आई है वो, नॉर्मल ऑर्डिनरी आइस की तरह वो लिक्विड नहीं बनाती, आपको लिक्विड स्टेट मिलेगी नहीं कभी भी। दैट्स वाई हम ड्राई आइस बोल रहे हैं उसको। ठीक है भाई, चलो अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, आप मतलब एक ऐसे मान लो कि आपकी नॉलेज के लिए है ये चीज़। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ कॉमन से यूजेस हैं ड्राई आइस के। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ड्राई आइस, चलो ठीक है हमने पढ़ ली सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई क्यों बोलते हैं ये भी समझ में आ गया, बट इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम रियलिटी में। तो इसको यूज़ के लिए कुछ डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। बहुत सारे स्टेज शो में आप लोगों ने ऐसा धुआं देखा होगा जो प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, है ना। बहुत सारे स्टेज शो में मैरिजेस के टाइम पे ऐसे इस तरह का स्टेज पे धुआं बनाया जाता है। तो ये जो फॉग क्रिएट किया गया है ये ड्राई आइस का यूज़ करके क्रिएट किया गया है। या बार्स होते हैं, पब होते हैं, तो उनके अंदर भी इस तरह से जो ये फॉग तुम्हें वाइट कलर का चारों तरफ नज़र आ रहा है, तो ये भी ड्राई आइस की वजह से होता है। इसके अलावा जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं बरियल्स एंड फनरल्स होम में, तो वहाँ पे उस जगह पर भी डेड बॉडीज़ को रखने के लिए जिन बड़े बड़े कंटेनर के अंदर उन डेड बॉडीज़ को बंद करके रखते हैं ना, तो वहाँ पर भी उन डेड बॉडीज़ को सड़ने से बचाने के लिए ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। और मेडिकल फील्ड में जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए होते हैं तो उनको ड्राई आइस के अंदर रखते हैं, तो मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ड्राई आइस का यूज़ कहाँ होता है, शिपिंग के अंदर। मतलब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर लेके जाना है तो रास्ते में वो चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, उनमें स्मेल ना आ जाए, तो उसके लिए हम लोग ड्राई आइस के कंटेनर में भर के उन फूड प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिप करते हैं, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्ट कॉमन यूज़। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं। आइसक्रीम पार्लर्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल वाले जो आइसक्रीम पार्लर होते हैं, वहाँ पर भी ड्राई आइस यूज़ की जाती है। तो वहाँ पे किस पर्पज़ से यूज़ की जाती होगी, फॉर इंस्टेंट कूलिंग, यानी एकदम से अगर हमें
आइसक्रीम जमानी है, तो उस सिचुएशन में ये ड्राई आइस के कंटेनर होते हैं इनके पास, तो उस पर्टिकुलर आइसक्रीम को ड्राई आइस के कंटेनर में रख देंगे और अब जबकि आइसक्रीम है वो 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर अंदर ही फ्रीज हो जाएगी। तो इंस्टेंट कूलिंग के लिए हम लोग ड्राई आइस को आइसक्रीम पार्लर्स में भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत कॉमन से यूजेस हैं ड्राई आइस के जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है भाई, तो ड्राई आइस पढ़ रहे हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको यूजेस भी समझा दिए इसके। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोगों ने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फाइनली पढ़ लिया, प्रेशर का चेंज करके कैसे करते हैं और टेम्परेचर का चेंज करके कैसे स्टेट चेंज होती है, हमें समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी के। देखो हमारे पास इसमें कई सारे क्वेश्चन है, यहाँ टेम्परेचर चेंज करने को बोला है, यहाँ फिजिकल स्टेट पूछी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अभी अलग टाइप का है क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई। एक टॉपिक आएगा जिसको मैं लेटेंट हीट के नाम से बोलता हूँ। तो लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और तुम इसे कन्वर्ट कर रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो देखो टेम्परेचर तो सेम है बट स्टेट चेंज हो गई है। यहाँ पे आइस का वाटर बन गया, सॉलिड का लिक्विड बन गया। तो इस सिचुएशन में जो हीट सप्लाई की गई होती है, जो टेम्परेचर को तो राइज नहीं करती बट स्टेट चेंज कर देती है, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, वाटर है, ये बॉयल होने लगेगा। इसको मुझे कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर में। तो पहले वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ बट स्टेट चेंज हो रही है। तो देखो वाटर का वेपर कैसे बनाया जाएगा, जो आपने हीट सप्लाई करी वो हीट कहाँ गई, वो हीट टेम्परेचर को तो इंक्रीज नहीं कर रही है बट वो हीट क्या कर रही है, वो स्टेट चेंज कर देती है सब्सटेंस की, या तो उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है या लिक्विड से उसको वेपर में कन्वर्ट कर देती है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी हीट जो टेम्परेचर राइज किए बिना सिर्फ स्टेट चेंज करती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है भाई, देखो इसमें यही पूछा है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब किसी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? तो टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहता है कि जैसे यहाँ पे तुम्हें आइस के केस में नजर आ रहा है कि जो हीट वहाँ पे आपने सप्लाई करी है वो सारी की सारी हीट उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस थी ना उनको दूर दूर करने के लिए चली गई यूज है ना। तो आइस से वाटर बनाना है तो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उनको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट आइस कन्वर्ट हो जाए वाटर में। तो जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके अगेंस्ट लड़ाई करने में वो पर्टिकुलर हीट यूज हो जाती है सो दैट वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो पाए। तो टेम्परेचर राइज नहीं करती वो हीट, सिर्फ क्या करती है, स्टेट चेंज करती है। ठीक है, दैट्स वाई उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है जब स्टेट चेंज होती है उस सिचुएशन में। देख लो इस चीज का आंसर कैसे करोगे। It is because the heat energy supplied is used up in changing the state of the substance। यानी जो आपने हीट एनर्जी सप्लाई करी थी वो कहाँ चली गई, वो उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने में यूज हो गई है। उस तरह की हीट को क्या बोलते हैं, किस फॉर्मेट में यूज हो गई है, लेटेंट हीट के फॉर्मेट में वो यूज हो गई है। ठीक है भाई, एंड हैंस द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट इंक्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने हीट सप्लाई करी थी वो हीट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो स्टेट है उसको चेंज करने में यूज हो गई है। तो आइस से वाटर बना दिया या वाटर से वेपर बना दिया, टेम्परेचर थोड़ी ना फिर चेंज हो पाएगा। तो इस वजह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। समझ में आ गई ना बात? तो जो इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा और भी डिटेल में जब लेटेंट हीट का नेक्स्ट क्लास में टॉपिक आएगा। तो फिलहाल इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, एक फोर्थ वाला पार्ट भी देख लो। यहाँ पे फोर्थ में क्या पूछा है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेयर में जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन होती है हमारे पास 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीलियम होती है, बहुत सारी गैस होती हैं। तो इन गैस को लिक्विफाई करने का क्या मेथड है? तो इनको लिक्विफाई करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखो क्या लिखोगे इस चीज़ के आंसर में, वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेज। ऐसे लिख लेना, वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, है ना, प्रेशर को तो इंक्रीज करोगे ऑब्वियस ही बात है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपको बहुत डाउन करना पड़ेगा तब जाके ये काम हो पाएगा। तो कैसे कर सकते हैं हम किसी भी गैस को लिक्विफाई, उसके प्रेशर को तो इंक्रीज कर सकते हैं और टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो बस ये डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, इस तरह से इसको आंसर करोगे। अब बात आती है टेम्परेचर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन की। आपको यहाँ पे केल्विन स्केल पे टेम्परेचर दे रखा है, सेल्सियस में चेंज करना है। पहला 300 है, दूसरा 573 है। तो टेम्परेचर चेंज करने वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट में 300 केल्विन वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्यूशन करना चाहते हो डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करोगे भाई, आप यहाँ से 273 माइनस कर दोगे, ऑब्वियस ही बात है। तो 273 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास बी पार्ट है 573 केल्विन का है, तो आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना आपको सिखा चुका हूँ मैं पहले ये बातें। तो 573 में से क्या माइनस कर दो,
273 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो हो गई, 5 में से 3 जाएंगे, 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, तो 300 डिग्री सेल्सियस हो गया मेरे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हम लोगों ने टेम्परेचर को चेंज कर लिया। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे आराम से हो गए। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट पूछी है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस में से पूछ रहे हैं। 250 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या क्या होगी, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है हमारा, उसको करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में जो पार्ट ए है, एट 250 डिग्री सेल्सियस, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियस ही बात है, को जब 100 पे होता है वाटर, तो उसके बाद धीरे धीरे 100 की वेपर बननी शुरू हो जाती है। ये टेम्परेचर तो 100 से बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब एट 250 डिग्री सेल्सियस वाटर किस स्टेट में होगा, वाटर विल बी एट, या वाटर विल बी इन लिखना, एट की जगह वाटर विल बी इन वेपर स्टेट, ठीक है। तो कौन सी स्टेट होगी, वेपर स्टेट होगी। 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वेपराइज हो चुका होगा वो। बी पार्ट में पूछा है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो भैया 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आंसर देना। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होगी, बोथ। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड एंड वेपर बोथ स्टेट्स को एग्जिस्ट, ठीक है। दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड वाली भी और वेपर वाली भी। क्यों, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर भी होती है, तो दोनों स्टेट बोलोगे ना। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस का पंगा पूछ रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बताओ फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो भैया दोनों होंगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट भी होगी और 100 पे वेपर भी होगी, क्योंकि जो भी 100 का लिक्विड है वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा ना, तो इसलिए लिक्विड और वेपर दोनों स्टेट आएंगी। इसी तरह से सपोज करो आपसे पूछ लेता एक्स्ट्रा, है ना, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल बता रहा हूं, उसने पूछ लिया होता कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट बताओ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड स्टेट भी होती साथ में, एंड साथ में क्या होती, लिक्विड स्टेट भी होती, है ना। तो दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती। क्यों भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होती है तो सॉलिड स्टेट हो गई, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है तो लिक्विड स्टेट हो गई। भाई सॉलिड को जब आइस है तुम्हारे पास 0 डिग्री सेल्सियस का, उसको जब लेटेंट हीट प्रोवाइड कराओगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगा ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे दो स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में आइस में भी हो सकता है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड और वेपर दोनों में को एग्जिस्टेंस हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, यू मस्ट नो देम, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारे पार्ट हो गए सारे के सारे फिलहाल के। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज होती है लास्ट में, वहां पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बाकी सब करा दिए मैंने, प्रॉपर वे में अरेंज किया हुआ है सब कुछ, तो कोई टेंशन नहीं है, सारी चीज आपकी कवर हो जाएंगी। रीजन पूछे हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो कपड़ों में रखने वाली गोलियां आती है ना, सर्दियों के कपड़े जब पैक करके रखते हैं, तुमने कुछ गोलियां डाल देते हैं, नैप्थलीन बॉल व्हाइट कलर की होती हैं, तो ये गायब हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद, कोई रेजिड्यू, कोई सॉलिड कुछ बचता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सबलाइम होती है नेचर में। नैप्थलीन बॉल में सब्लिमेशन हुआ करता था ना, तो सबलाइम होने का मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट से ये बॉल्स डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती होंगी, इस वजह से इनके कोई ट्रेसेस हम लोगों को नहीं मिलते। देख लो आंसर यही है। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम बिकॉज दे आर सबलाइम इन नेचर। वो सबलाइम नेचर की होती हैं। सबलाइम नेचर होने का मतलब क्या है कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एंड दे डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, है ना। लिक्विड स्टेट से पास आउट हुए बिना सीधी वेपर में कन्वर्ट हो गई, तो वहां पे आपको कोई लिक्विड के ट्रेसेस भी नहीं मिलेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बी पार्ट में क्या बोला है, We can get the smell of perfume sitting several meters away. सपोज आपके रूम में किसी ने एक कॉर्नर में परफ्यूम लगाया, तो उसकी स्मेल आपकी नाक तक भी आ जाती है, तो आपकी नोज तक वो स्मेल कैसे पहुंच गई उस परफ्यूम की। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही वो परफ्यूम को स्प्रे किया गया, तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो गैसेज स्टेट में चले गए, क्योंकि इंस्टेंटली परफ्यूम के जो पार्टिकल थे वो गैस स्टेट में आ गए और एयर के साथ मिक्स होकर पूरे रूम में फास्टली डिफ्यूज हो गए, क्योंकि गैसेज में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्मेल को आने में ज़्यादा टाइम नहीं लग पाया। देखो आंसर में क्या लिखा है, When perfume bottle is opened, जैसी परफ्यूम की बॉटल तुमने ओपन करी, its particles quickly changes into gas state. उसके पार्टिकल्स एकदम से गैस स्टेट में आ गए, और गैस स्टेट में आने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। Since the kinetic energy of gas molecules is very high, so they diffuse fastly into the air. ये मेन पॉइंट है। तो फास्टली किस में डिफ्यूज हो गए, बहुत तेजी से वो एयर में फैल गए, एयर में स्प्रेड आउट हो गए, एंड फाइनली वो काफ़ी डिस्टेंस तक हम लोगों के नाक तक पहुंच जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर रूम में किसी ने परफ्यूम लगाया है,
तो रूम के बाहर तक आराम से स्मेल आती है। तो रीज़न यही है कि गैस स्टेट में परफ्यूम के पार्टिकल्स पहुंच गए हैं और वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो बहुत आसानी से एयर में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, एयर में इंटरमिक्स हो जाएंगे और दूर दूर तक आपको उसकी स्मेल फील हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बहुत कॉमन से पार्ट थे जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के मैंने तुम्हें आंसर समझाए हैं। बहुत आसान सा ईजी सा चैप्टर आप लोगों को लग रहा होगा, आप लोगों ने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, तो इस चैप्टर में कुछ भी खास बातें नहीं है, वही सॉलिड लिक्विड गैस है ना, प्लाज्मा स्टेट, इन सब चीज़ों की बात हम लोग कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर घूम फिर के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इन तीनों को, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। अब ज़रा मुझे बताओ, पार्टिकल्स के बीच में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर, शुगर और ऑक्सीजन में से कौन सॉलिड है? शुगर सबसे सॉलिड है, तो इसका मतलब शुगर के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसका अट्रैक्शन फोर्स जो लग रही है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आएगा? सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा गैस के केस में, यानी सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा फोर्स लगेगा लिक्विड के केस में, फिर आएगा वाटर, सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा सॉलिड के केस में, उसके बाद आएगा यानी शुगर। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास आया किसका? पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, सबसे मिनिमम फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि गैस स्टेट है, उसके बाद वाटर लिक्विड स्टेट है तो थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में, और शुगर सॉलिड स्टेट में होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमाइज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई। अब फिजिकल स्टेट वाला क्वेश्चन फिर से आ गया ये, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट पूछी है आपके वाटर की, तो 25 डिग्री सेल्सियस से पूछा है। तो भैया 25 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तो कोई स्पेशल टेम्परेचर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेट होगी वाटर की? तो लिक्विड स्टेट में वाटर होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर है नॉर्मली तो लिक्विड स्टेट में होगा। पंगा कहाँ पे होता है? 0 पे और 100 पे होता है, तो यहाँ ध्यान रखना होता है बस बात को। 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसी स्टेट होगी वाटर की? तो भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट बोथ, है ना, ऐसे लिखना, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ स्टेट्स। तो दोनों की दोनों स्टेट होंगी, सॉलिड भी होंगी एंड लिक्विड भी होंगी हमारे पास। क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होती है और 0 पे वाटर भी होता है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना कि हमेशा इन जगह पे 0 पे और 100 पे दो आंसर आएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? 100 पे कितना होगा? 100 पे आपके पास लिक्विड स्टेट में वाटर भी अवेलेबल होता है, लिक्विड एंड वेपर स्टेट भी तो होगी। 100 पे वेपर बननी शुरू हो जाती है, वेपर बोथ स्टेट्स। तो ये बात बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना, 0 पे और 100 पे दो स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं सब्सटेंस की। तो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट था, अच्छे से समझ में हो गई बात। ठीक है, सिक्स्थ में रीजन पूछे, आपको जस्टिफाई करना है, 2 रीजन देके जस्टिफाई करना है, पहले पार्ट में भी 2 रीजन, दूसरे पार्ट में भी 2 रीजन। इसमें क्या पूछा है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे अगर वाटर को देखें, रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है? रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो इस पे आपसे बोला है कि वाटर लिक्विड होता है। हाँ, हमें पता है लिक्विड होता है, बट रीजन जस्टिफाई करना है कि कैसे, आपने क्या सोच के लिक्विड बोला, है ना। इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे जो हमारी आयरन अलमीरा होती है, हमारे घर में जो अलमारी होती है, नॉर्मली घर के अंदर रखी हुई, पिघल थोड़ी ना जाती है रखी हुई, वो तो सॉलिड सा होती है वो, तो क्यों होती है उसके 2 रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले वाले के देख लो जरा 2 रीजन। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ सॉलिड बिकॉज एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे 2 बातें होती हैं। क्या क्या? इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम फिक्स है। भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम्हारे पास वाटर है, सपोज 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर को क्या 0.5 लीटर की बॉटल में भर दोगे? तो आंसर है नहीं रख सकते। तो 1 लीटर वाटर को रखने के लिए 1 लीटर की जगह चाहिए, तो इसका मतलब वॉल्यूम कैसा हुआ? उसका फिक्स हुआ। और फिक्स वॉल्यूम पहचान किसकी होती है? तो कि हाँ लिक्विड हो सकता है ये, भाई उसका लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, गैस तो हो नहीं सकती, गैस में तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप भी फिक्स नहीं है। तो अभी ये डाउट में है कि ये फिक्स वॉल्यूम क्या पता सॉलिड हो, क्या पता लिक्विड हो, 2 चीज़ों में डाउट हुआ। फिर हमने सेकंड पॉइंट जैसे ही बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर आसानी से फ्लो भी हो जाता है। अब फ्लो अगर हो पा रहा है तो सॉलिड तो हो नहीं सकता हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है कौन सा ऑप्शन बचा? लिक्विड बचा। ठीक है ना, तो भाई
दो चीज़ें, दो ऑब्जर्वेशन, दो जस्टिफिकेशन समझ में आए कि 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में क्यों है, क्योंकि उसका वॉल्यूम उस टेम्परेचर पे फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स किसका होता है, तो सॉलिड का होता है, फिर लिक्विड का होता है। तो सॉलिड भी हो सकता था या लिक्विड भी हो सकता था। फिर हमने क्या बोला, वो आसानी से फ्लो हो पाता है। पानी को गिरा दो रूम टेम्परेचर पे तो पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड तो हो नहीं सकता, सॉलिड में फ्लूइडिटी बहुत रेयर होती है। तो यानी ये दो रीज़न जस्टिफाई करते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर जो वाटर है आपके पास वो कैसे स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में जा रहा है। ठीक है भाई। अब आयरन अलमीरा की बात करते हैं। आयरन अलमीरा में देख लो क्या होता है। तो आयरन अलमीरा सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। क्यों? रूम टेम्परेचर पे उसकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। भाई जितनी बड़ी अलमीरा लेके आए हो उसको रखने के लिए उतनी जगह चाहिए, छोटी जगह में फिट नहीं होनेगी ना, तो फिक्स वॉल्यूम हो गया। फिक्स शेप का मतलब ऐसे थोड़ी ना कि अलमीरा को आप फोल्ड करके रख दोगे किसी जगह पे, तो अलमीरा की शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है कि दो पॉइंट हमारे पास इशारा करते हैं कि हाँ स्टेट कौन सी हो सकती है, सॉलिड स्टेट हो सकती है। हमसे दो रीज़न पूछे थे। एक और रीज़न हमने क्या बता दिया कि रूम टेम्परेचर पे दूसरी बात जो देखने को मिलती है वो ये है कि वहाँ पे अलमीरा पानी की तरह फ्लो नहीं हो जाती है कि अलमीरा लिक्विफाई हो गई और वाटर की तरह फ्लो होने लगी। तो ऑब्वियसली बात कि ये जो आपको ऑब्जर्वेशन नज़र आ रहा है यानी फ्लूइडिटी नहीं है उसमें, वो फ्लो होने की प्रॉपर्टी खो चुका है। तो ऑब्वियसली बात है वो क्या चीज़ होगी, सॉलिड होगी। तो ये दोनों रीज़न जस्टिफाई कर रहे हैं आयरन अलमीरा का सॉलिड होना। क्यों होता है सॉलिड? क्योंकि ये दो चीज़ देखने को मिलती हैं हम लोगों को। और वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि ये दो रीज़न देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई। तो बहुत कॉमन से हमारे पास ये क्वेश्चंस हुए। तो यहाँ तक जाके हमारे पास हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, बहुत आसान से हैं, जस्ट टेम्परेचर कन्वर्जन करना है। दोनों सिखा रखे हैं, केल्विन से सेल्सियस भी, सेल्सियस से केल्विन भी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हैं, वहाँ से आप लोग ये अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ तक का पार्ट हमारा सेक्शन में खत्म हो गया इस चैप्टर में। अब जब नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी यहाँ पे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेटेंट हीट के बारे में पढ़ लेंगे। तो लेटेंट हीट वाली जो कहानी है, या फिर देख लेंगे एक टॉपिक और बचा हुआ है एवापोरेशन वाला। एवापोरेशन और लेटेंट हीट दो मेजर टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, उनके ऊपर काफ़ी सारी बातें तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो एवापोरेशन और लेटेंट हीट खत्म होने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से पैकअप हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्लास थी 7th नंबर की क्लास थी, तो 7 क्लास के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में अच्छे से क्लियर करा दी हैं, ताकि आपस में कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये 7th क्लास कंप्लीट कर लेने के बाद एक बार रिवाइज जरूर कर लेना पीछे का सारा, सो दैट चीज़ें आपको मिक्स ना हो पाए। ठीक है भाई, चलो।